नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार रैंकर्स जी के चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस सीरीज के छठे टेस्ट के ऊपर, जिसमें हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐड किए हैं जो आपके स्टैटिक जीके को बहुत ही स्ट्रांग कर देगा। यह सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना इन सभी क्वेश्चन की बहुत अधिक होती है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इसके पहले हमने 5 टेस्ट करा लिया है, उन्हें भी आप इंजॉय कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? समान नागरिक संहिता का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। ठीक है, अब गोवा की बात आई है तो गोवा के बारे में थोड़ा सा जान के चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए प्रश्न पूछा गया एग्जामों में, गोवा मुक्ति दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो दोस्तों वो डेट है 19 दिसंबर। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 1961 में क्या हुआ था, गोवा पुर्तगालियों से पूर्णतः स्वतंत्र हुआ था, जिसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था दोस्तों। तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। चले अब इसमें एक प्रश्न और आप याद कर लीजिएगा। अगर पूछे गोवा स्थापना दिवस किस डेट को मनाया जाता है, तो दोस्तों आप डेट याद रखेंगे, वो है आपका 30 मई। ठीक है, तो 30 मई का डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1987 में क्या हुआ था दोस्तों, 1987 में गोवा पूर्णतः क्या बना था, एक राज्य बना था। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 38 में। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर तीसरे के ऊपर। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39A में। देखिए मैंने पहले भी बताया दोस्तों आप लोगों से कि अगर आप क्वेश्चन पेपर अटेंड करते हैं तो सबसे पहले आप वीडियो रोक रोक के आंसर खुद करें, उसके बाद से आंसर सुनें। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के ऊपर। भारत के संविधान के भाग 3 में, ठीक है, क्या है, ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये मूल अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे अनुच्छेद 12 से लेके 35 के बीच में आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनका कहां से कहां तक अनुच्छेद है दोस्तों, तो आपको याद रखना है 36 से लेके 51 तक। ठीक है, इतनी बातें याद रखेंगे। मूल कर्तव्यों की बात करें दोस्तों तो ये आपको अनुच्छेद 51A में देखने को मिल जाता है। ठीक है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान दोस्तों कहां से कहां तक है, तो आप याद रखेंगे 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, अब इतने सारे टॉपिक ना आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, तभी आपके लिए क्या है, एग्जाम सरल होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जब संविधान बनके तैयार हुआ था तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी, तो दोस्तों 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची में। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि 10वीं अनुसूची भारत के संविधान में कब जोड़ी गई थी? तो दोस्तों 52वें संविधान संशोधन में। और ये 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों आप याद रखेंगे 1985 में। ठीक है, 1985 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे तो दोस्तों वो राजीव गांधी थे। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जब दल बदल कानून आया था, ठीक है, दल बदल के विरुद्ध में, तो दोस्तों उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 के ऊपर। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1935 का। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 के ऊपर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। ठीक है, अगर आपको भारत सरकार या तो भारत सरकार की जगह भारत परिषद अधिनियम 1858 दिखे, वो भी करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, तो प्रथम अगर सचिव की बात करें तो दोस्तों वो कौन थे? कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सब लुटेरे थे। ठीक है, तो हम इन्हें लॉर्ड की उपाधि नहीं देंगे। ठीक है, तो कैनिंग याद रखेंगे आप, प्रथम सचिव। ठीक है, और ये अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। ठीक है, सम्मान नहीं देंगे इसको। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए।
किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? ठीक है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अनुच्छेद 246। अब अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है दोस्तों? जो शक्तियां, ठीक है, जो पावर डिफाइन नहीं होती हैं, ठीक है, जैसे जीएसटी पे कानून बनाने का जो राइट है, जो नियम कानून है, ये डिफाइन नहीं था, ठीक है, तो अनुच्छेद 246 के अंतर्गत ये शक्ति चला गया केंद्र के पास जीएसटी का जो नियम कानून टैक्स रिलेटेड है वो बनाने का, ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, किस राज्य की अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? तो किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों वो है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो दोस्तों IRDP, TRYSEM, NREP सभी के सभी करेक्ट जवाब हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका प्रकाशन है? तो दोस्तों इसमें सभी के सभी ऑप्शन गलत हैं, ये रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप नन आंसर करते तो आपका सही जवाब होगा, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप जरूर जवाब देंगे। अगर आप एक लॉयल स्टूडेंट हैं, सही मायने में कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो मुझे नहीं पता आप कहाँ से लाएंगे सर्च करके, लेकिन मुझे जवाब चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के ऊपर, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महबूब उल हक का, ठीक है, इन्होंने 1990 में दिया था क्या? मानव विकास सूचकांक, ठीक है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 के ऊपर, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों जिस अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात दोनों न होता हो उसको हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए 1991 से पहले भारत भी एक बंद अर्थव्यवस्था थी, तो दोस्तों 1991 में हमारे वहाँ इंपोर्ट करने के लिए ना फॉरेक्स नहीं था, फॉरेक्स मतलब जैसे विदेशी पैसा नहीं था, ठीक है, और उससे क्या हुआ दोस्तों, हमें जब IMF से लोन लेना पड़ा तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने हमारे सामने एक कंडीशन रखा कि आप क्या करेंगे, सभी देशों के लिए भारत को ओपन करेंगे। उसी तब आया दोस्तों LPG रिफॉर्म। LPG रिफॉर्म में क्या है, L मीन्स होता है लिबरलाइजेशन, ठीक है, P मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, G मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन मतलब लोगों को थोड़ी स्वतंत्रता देना, ठीक है, लाइसेंस पॉलिसी में थोड़ी छूट देना, और प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या होता है दोस्तों बताइए, सभी सरकारी कंपनियां नहीं होंगी, हर एक क्षेत्र में केवल सरकार काम नहीं करेगा, अब आप प्राइवेट को भी प्रमोट करेंगे, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन मतलब सभी देशों के लिए आप अपने अर्थव्यवस्था का मार्केट खोलेंगे, ठीक है, तो ये बातें थी। और इस समय कौन थे बताइए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? नरसिम्हा राव की थी और मनमोहन सिंह की थी, ठीक है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 के ऊपर, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है बताइए? प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, पूंजी निर्माण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बाजार का आकार भी होना चाहिए, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब देखिए भारत का जो बाजार का आकार है बहुत बड़ा है, ठीक है, इसलिए दोस्तों अभी देखिए आसियान में विवाद चलता रहता है, ठीक है। आसियान में विवाद क्या रहता है दोस्तों, भारत अपनी अर्थव्यवस्था आसियान कंट्रीज के लिए नहीं खोलना चाहती है, तो एक कंडीशन रखती है कि आप हमारे वहाँ का जो सर्विस सेक्टर वाला एम्प्लॉई है, जैसे कि व्हाइट कॉलर जॉब करने वाला एम्प्लॉई है, जैसे इंजीनियर हो गए, ठीक है, ये सब जॉब क्या है, व्हाइट कॉलर वाला। तो भारत के नरेंद्र मोदी अभी जब एशियान समिट हुआ था हाल फिलहाल में, तो उन्होंने कंडीशन रखा कि चलो ठीक है हम ग्लोबल मार्केट अपना बना देंगे, आप लोग को अनुमति मिल जाएगी, ठीक है, हमारे अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट करने का, लेकिन एक कंडीशन है कि आप अपने वहाँ, ठीक है, यानी एशियान कंट्रीज में भारत के जो टर्सरी सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र में काम करने वाले एम्प्लॉई हैं उन्हें मौका देंगे, अवसर देंगे, ठीक है, तो यही बात विवाद था, तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसमें आय में असमानता है, ठीक है। अब आय में असमानता क्यों कारण है? क्योंकि देख लीजिए अगर आप गांव में रहते हैं, ठीक है, अगर उस गांव में 2-3 लोग अमीर हैं, बाकी सभी गरीब हैं, तो दोस्तों उस गांव का विकास नहीं होगा। लेकिन अगर सभी गांव वालों में से लगभग 60% लोग एक समान हैं, तो दोस्तों वो गांव बहुत जल्दी विकसित होगा, ठीक है। तो ये बात आप अप्लाई करके देखना। देखिए
अब इनइक्वालिटी, धन की असमानता, आय की असमानता क्या करती है कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा धन हो जाएगा, ज़्यादा रिसोर्स हो जाएगा, तो सिर्फ वो लोग आगे बढ़ेंगे और वो लोग कितना अपना काम करेंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर सबके पास धन होगा तो सभी लोग इन्वेस्ट करेंगे, एक साथ काम करेंगे, सारी ऊर्जा उसमें लगेगी और जब सभी लोग काम करेंगे तो ज़्यादा विकास होगा। सिंपल सी बात है ना। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, इसी को बोलते हैं यूनेप। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 19 के ऊपर। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो दोस्तों अभी भी भारत विकासशील राष्ट्र के रूप में काउंट होता है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 20 देखिए, भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है ना, पहले आप 50% के आसपास जा सकते थे, लेकिन अब जो है डाटा अपडेट हो चुका है, अब लगभग 41.18% ही किसमें काम करते हैं? कृषि क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन अभी भी भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या कृषि में लगी हुई है और इसीलिए दोस्तों जहां पे एक खेत में 2 लोगों का काम 10 लोग काम करते हैं और इस तरह से वो 8 लोग उसमें बेरोजगार होते हैं और उस बेरोजगारी को दोस्तों प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे, बिठा लीजिए जहन में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या है। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैक-मोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 के ऊपर। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो दोस्तों भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो प्राचीनतम है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अब सभी तटों को एक बारी आप मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए, है ना। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएं, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, तो आप हमें क्या कीजिएगा, आगे थैंक यू बोलिएगा। चलिए अब देखिए, एक तट तो ये आपका दिख गया, उसके बाद यहाँ से थोड़ा दूर एक तट और है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक तट है, यहाँ पे एक तट है, यहाँ पे एक तट है और यहाँ पे एक तट है। ठीक है, इन सभी तटों का नाम आप जान लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसका नाम है काठियावाड़। क्या नाम है दोस्तों? काठियावाड़। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा, मैं सिर्फ काठिया लिखूंगा, काठियावाड़ नाम है। इसका क्या नाम है दोस्तों? ये देखिए यहाँ पे दमन है। क्या है? दमन। और ये क्या है? गोवा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए गुजरात में दमन तक क्या है? काठियावाड़। अब दमन से लेके गोवा तक कौन सा तट है दोस्तों? इसको बोलते हैं कोंकण। क्या बोलते हैं? कोंकण। ठीक है, तो कोंकण तट को याद रखेंगे। उसके बाद गोवा से लेके केरल के लास्ट तक इसका नाम क्या है? मालाबार। क्या नाम है दोस्तों? मालाबार। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद ये जो तट है इसको बोलते हैं कोरोमंडल। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोरोमंडल। उसके बाद इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार या तो उत्तरी सरकार। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, उत्तरी सरकार। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर वाली जो तट है इसको बोलते हैं उत्कल तट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने रिवाइज किया होगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए। प्रश्न नंबर 24 क्या है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? अब इस क्वेश्चन का जवाब मैं चाहूंगा आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, जल्दी से दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है। तो दोस्तों भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन है? बैरन और नारकोंडम। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो दोस्तों वो है आपका रामेश्वरम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए। उमियाम झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 28 के ऊपर। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, तो दोस्तों राजस्थान में, याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखिए। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, भारत में वर्षा का औसत है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लेकिन वर्तमान में इसका औसत 119 सेंटीमीटर हो गया है, ये याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 31 के ऊपर। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। तो दोस्तों क्यों होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? तो दोस्तों देखिए होता क्या है, आपको यहाँ पे एक छोटे से मैपिंग के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप इसको कोरिलेट करके समझ पाएँ, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। एक बार ये आपने समझ लिया तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, इस मैपिंग को मेरे साथ देखिएगा, थोड़ा सा रफ टफ बनेगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो बस याद करना है। ठीक है, तो आप इस कहानी को थोड़ा समझिएगा, जिससे आप एग्ज़ाम में ना दोस्तों
क्वेश्चन सही करके आओ, ठीक है। मेरा उद्देश्य क्या है, आप क्वेश्चन खूब सही करके आओ और सफल हो के आप रैंकर्स जी के चैनल पे बताओ कि सर हाँ हमने किया और हमारा सिलेक्शन हुआ, ठीक है। ऐसा आपको करना है, ठीक है। और हमें सपोर्ट भी करना है दोस्तों, ठीक है। इस चैनल को सपोर्ट करना है आपको। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा होता क्या है, ये है आपका भूमध्य सागर। क्या है दोस्तों, भूमध्य सागर, ठीक है। अब यहाँ से एक हवा उठती है जिसको बोलते हैं हम पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। अब ये हवा उठती है यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से हवा उठी तो दोस्तों यहाँ पे रास्ते में पड़ता है काला सागर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिलता है आपको कैस्पियन सागर। तो इन सागरों से क्या करता है, ये हवा जल उठा लेता है, ठीक है। और भूमध्य सागर से भी जल उठा लेता है और आता है दोस्तों, और यहाँ भारत के उत्तरी हिस्से में बारिश करता है, ठीक है। और यही है कारण, ये बारिश करता कब है, ठंडी के दिनों में, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं ठंडी के दिनों में उत्तरी मैदानों में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 32 के ऊपर, ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक बढ़ा। तो दोस्तों हम पूरी तरह से बर्बाद हुए आर्थिक क्षेत्र में, ठीक है। और इसी के संदर्भ में दादा भाई नौरोजी क्या करते हैं, एक किताब लिखते हैं जिसका नाम क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी। और उसके बाद क्या है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। क्या है, पॉवर्टी है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इस किताब में क्या लिखते हैं वो, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ की एक थियरी। क्या लिखते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है दोस्तों कि ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थियरी है किसने दी है, तो दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रेट ओल्ड मैन की भी उपाधि, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन की भी उपाधि मिली हुई है। और उन्होंने किस किताब में दिया था ये स्टेटमेंट, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा खिचड़ी हुआ है लेकिन मेरी बातों से आपके दिमाग में क्लैरिटी आई होगी। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 33 के ऊपर। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्लासी के युद्ध के पश्चात, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 1757 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। किनके मध्य हुआ था, तो ये क्लाइव के, ठीक है, क्लाइव जो अंग्रेजों की तरफ से था, ठीक है। और किसके मध्य हुआ था, सिराज उद दौला, जो उस समय क्या था, उस समय बंगाल का नवाब था। तो इन दोनों के मध्य हुआ था। और प्लासी के युद्ध के बारे में दोस्तों कहा जाता है अंग्रेजों ने षड्यंत्र से जीता था यह युद्ध, और इसमें ज्यादा खून नहीं बहा था, इसलिए इसके बारे में बोला जाता है अ बैटल हु नेवर फॉट, मतलब एक ऐसा युद्ध जो कभी लड़ा ही नहीं गया, ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखें। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन, जिसको ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत कहते हैं, किसने प्रतिपादित किया। उम्मीद करता हूं इसका जवाब आप देंगे। अभी हमने आपको समझाया था। अब आपको ना, अगर आप जुझारू स्टूडेंट हैं, कंजूस नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए उनका नाम, ठीक है। अभी हमने समझाया है आपको। प्रश्न नंबर 35 देखिए। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों मेरठ से प्रारंभ हुआ। और यहाँ पे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह को किसने पहली स्वतंत्रता के लिए युद्ध कहा, ठीक है, तो पहली स्वतंत्रता की क्रांति इसको बोलने वाले हैं वीडी सावरकर जी। कौन, वीडी सावरकर, ठीक है। इन्होंने कहा था पहली स्वतंत्रता क्रांति। उसके बाद दोस्तों इसके बारे में और भी बातें हैं कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले शहीद कौन हुआ दोस्तों, तो मंगल पांडे। क्या नाम है दोस्तों, मंगल पांडे, ठीक है। तो मंगल पांडे का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न के ऊपर, प्रश्न नंबर 36 के ऊपर। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड पामस्टन, ठीक है। तो पामस्टन याद रखिएगा, ये गधे लोग थे, लॉर्ड वॉर्ड नहीं थे ये, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 देखिए। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा गालिब। इनकी शायरी तो आपने सुनी होगी, है ना। प्रश्न नंबर 38 देखिए। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी है। अभी हमने बात कर लिया है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीडी सावरकर, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 39 देखिए। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। तो दोस्तों महादेव गोविंद रनाडे जी को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ये बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए। प्रश्न नंबर 40 देखिए।
जेलियांगसांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गौडीनलियू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए प्रश्न नंबर 41 देखिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है? तो दोस्तों यह न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं उसको। प्रश्न नंबर 42 देखिए, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो दोस्तों जी का मान बढ़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी ध्रुवों पे चपटी है। अब देखिए यहाँ से जब हम इधर को बढ़ेंगे तो केंद्र से क्या होगा, डिस्टेंस घटेगा। ठीक है, और यहाँ पे परफेक्टली जैसे जैसे बढ़ते हैं तो ग्रेविटी बढ़ती जाती है, बस याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपके दिमाग में बिठाने के लिए है। चलिए प्रश्न नंबर 43 देखिए क्या है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा ठीक है क्यों उछल सकता है? तो दोस्तों इसका कारण है चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण क्या होता है, पृथ्वी की तुलना में वहां पे हम कम भार महसूस करते हैं। और पृथ्वी की तुलना में जैसे मान लीजिए आप पृथ्वी पे 60 किलो के हैं, तो अगर आप चंद्रमा पे जाते हैं तो 1/6 कर दीजिए इसमें। ठीक है, तो आप कितने किलो के हो जाएंगे, 10 किलोग्राम ही आपको महसूस होगा अपना भार। ठीक है, तो ये होता है चंद्रमा के साथ। चलिए प्रश्न नंबर 44 देखिए, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। इसको सॉल्व कीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए सेल्सियस में कितना है 60, ठीक है, तो आप 9 × 60 कीजिए। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? देखिए सेल्सियस में 60 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो न छके 54 कितना हुआ 540। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 540 हो गया, डिवाइडेड बाई 5 पहले से है। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिला आपको F माइनस 32। ठीक है, इक्वल टू F माइनस 32। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप सॉल्व करने के बाद आंसर यहाँ पे आएगा, वो बताइए आप कमेंट सेक्शन में। इसको सॉल्व कीजिए, 5 × 5 ठीक है, और 5 × 8 14। ठीक है, तो 40 मिलेगा। ठीक है, अब आपको कितना मिला यहाँ पे 108। ठीक है, 108 मिला, और उसके बाद यहाँ पे F माइनस 32 है, तो F इक्वल टू 32 करेंगे तो क्या हो जाएगा 108 प्लस 32। ठीक है, कन्वर्ट हो गया। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कितना होगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू कितनी होगी 140 डिग्री। अब ये भूलना नहीं है, ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं फाइटोजियोग्राफी। भूलेंगे नहीं आप। अगर जैसे मान लीजिए गाय, भैंस, बैल, हाथी, ठीक है, अब ये जब खाते हैं कुछ भी तो दोस्तों ये क्या करते हैं, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे रहते हैं तो सबसे दूर तक हाथी जाती है। देखिए ये यूपीएससी का प्रश्न है। ठीक है, आपको लगेगा मजाक, लेकिन ये यूपीएससी का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव, ठीक है, सबसे दूरी तक क्या करता है, बताइए, पौधों को एक से दूसरे जगह तक लेके जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे उसने कोई फल खा लिया, उसके अंदर बीज चला गया, अब यहाँ पे वो क्या करेगा, उसको निकालेगा तो यहाँ पे बीज क्या होगा, उगेगा। ठीक है, तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे पौधों के वितरण का अध्ययन है जिसको हम फाइटोजियोग्राफी के नाम से जानते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 46 देखिए क्या है, वार्षिक वलयों एनुअल रिंग्स का अध्ययन क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, क्या है, पेड़ है। ठीक है, सिंपली समझिए, और इसको आपने काट दिया तो आप जब काटोगे तो इसमें आपको ना वार्षिक रिंग दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, ये प्रश्न है आपसे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बायोलॉजी वाले दे। इस देखिए ये बॉटनी का क्वेश्चन है और उम्मीद करूंगा सभी लोग इसका जवाब जानते होंगे। इसको क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, याद रखेंगे आप। प्रश्न नंबर 47 देखिए, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, अर्बोरिकल्चर। क्या कहलाता है, अर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर। ठीक है, प्रश्न नंबर 48 देखिए, एक ही प्रकार का प्रमाण निम्न में से किसमें मिलता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक तत्वों में। प्रश्न नंबर 49 देखिए, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है, बाकी सब में है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, और इस तरह से हमारा आज का छोटू मोटू सा क्लास 50 क्वेश्चन का हमने कंप्लीट किया।
अब देखिए दोस्तों, मैं आपसे क्या ही बोलूं, बार बार बोलता हूं कि अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आता है, आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आता है, अच्छा लगता है, एग्जाम ओरिएंटेड लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। वैसे सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम आपसे अगले टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।